आपने शिक्षक कार्य क्यों चुना? शिक्षक का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि वो बच्चों को एक विषय पढ़ाए। वर्तमान में बिहार की शिक्षा को आप किस ओर देख रहे हैं? बीच में कुछ विसंगतियां हुई थी जिनके कारण हम पिछड़े थे। कि सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। आपकी भविष्य की योजनाएं कौन कौन सी है? डिग्री जो है उसमें काफ़ी समय लगता है, बच्चों का भविष्य खराब होने लगता है। हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ते हैं, प्रताड़ित होते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपके संदेश से युवा पे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़े? मैं एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करूं जिसमें जो भी जिस वर्ग के भी जो क्षमताहीन परिवार के बच्चे हैं जिनको साधन उपलब्ध नहीं है और उसके कारण उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनके लिए कुछ काम कर सकूं। मैं हूं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। जीव विज्ञान के एक प्रसिद्ध शिक्षक जिनका नाम है दीपक सिंह, आज मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं दीपक सिंह, जो बेतिया शहर में जिनका बायो क्लास चलता है। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद आलोक जी, आपने मुझे अपने दर्शकों से रूबरू कराया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपका बढ़ता भारत चैनल आप ख्याति प्राप्त करे, आगे बढ़े, शुभकामनाएं हैं आपको। सर, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आपने शिक्षक कार्य क्यों चुना? हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने प्रारंभ में ही। दूसरे भी फील्ड थे जहाँ मैं कार्य कर सकता था या मैंने किया भी। मैं वास्तविकता में आलोक जी, आप जानते हैं, मैं सिविल सेवाओं की तैयारी में था। अब क्या है कि इसमें एक माहौल बनता है शिक्षण का, पठन पाठन का। तो मैं उस समय में अपनी तैयारी के समय से ही कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो इसका एक मेरे पास अनुभव था। और मेरे मन में एक बात बैठी थी कि इस देश को किसकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि इस देश में अच्छे शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है। शिक्षक का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि वो बच्चों को एक विषय पढ़ाए। शिक्षक का अर्थ होता है जो बच्चों को उनके जीवन के बारे में समझाए, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाए। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक की आवश्यकता इस देश को सबसे ज़्यादा है, और जानबूझ करके मैं इसमें प्रवृत्त हुआ, पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रवृत्त हुआ। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है शायद कि मैं इस क्षेत्र में आया और बच्चे मुझसे जुड़ते चले गए। आज आपके सामने है कि बच्चे जो है वो काफ़ी लगाव और प्रेम से, आत्मीय भाव से मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं भी उनके साथ चल पा रहा हूँ। आपके शिक्षण का अनुभव अभी तक का कैसा रहा? हाँ, देखिए, जितने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लगभग 12-13 वर्ष हो गए हैं दिल्ली और फिर यहाँ पे बेतिया में। तो मेरा अनुभव काफ़ी शानदार रहा है। बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ रहना, उनको गाइड करना, काफ़ी मज़ा आता है। बच्चों के साथ रहना, उन्हीं के साथ जीना, यही मेरा जीवन हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव अभी तक का बहुत शानदार रहा है। वर्तमान में बिहार की शिक्षा को आप किस ओर देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये तो हमारा जो बिहार है, जिस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका उत्तर काफ़ी व्याख्यात्मक और बड़ा होगा। हम लोग संक्षेप में इसको, मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। हमारा तो इतिहास ही रहा है, हमारी तो भूमि रही है। हमारे यहाँ से तो एक से एक बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, आर्यभट्ट से लेकर के, और तमाम विद्वान आज तक जो हैं, शायद देश में सबसे अधिक संख्या में सिविल सेवाओं में भेजने वाले बच्चों की संख्या भी हमारी ही है, हमारे ही राज्य की है। बीच में कुछ विसंगतियाँ हुई थी जिनके कारण हम पिछड़े थे। अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से नीचे ही चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास ठीक है, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का नाम भी मैं लेना चाहूँगा कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने में उनका भूमिका काफ़ी सराहनीय रहा है। हाँ, कुछ कमियां हैं, खास करके उच्चतर शिक्षा में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में। तो मेरी समझ कहती है कि सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और मैंने इसको चुना है, शहर से चुना है इसको, तो समाज की भी भूमिका होती है। अगर समाज ये बात समझ जाए कि जो हमारी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, वो हमसे बेहतर हो, वो समाज को और आगे लेके जाए, हमारी जो विरासत है उसको बहुत आगे लेके जाए, तो मुझे लगता है कि शायद तब कुछ अच्छा हो पाएगा। सरकार की भूमिका है कि सरकार उच्च शिक्षा को काफ़ी अच्छा करे। उच्च शिक्षा में कमियां हैं, डिग्री जो है उसमें काफ़ी समय लगता है, बच्चों का भविष्य ख़राब होने लगता है, तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। दूसरा क्या है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो पूंजीपति हैं, जिनके पास क्षमता है, तो वो यहाँ पर जो तकनीकी विद्यालय हैं, तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थापना करने के लिए आगे हैं। ये भी एक बड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ते हैं, प्रताड़ित होते हैं, शिक्षा भी उनकी ठीक से नहीं होती है, और हमारा जो मेहनत का कमाई है, मजदूरी करके जो उनको पैसा देते हैं, तो हमारी मेहनत की कमाई दूसरे राज्यों में चली जाती है। तो मुझे उसका थोड़ा सा दुख होता है।
तो मैं निवेदन करूंगा अपने राज्य सरकार से भी और यहाँ के पूंजीपतियों से भी कि अगर ये बात आपके माध्यम से, आपके बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुँचती है तो इस क्षेत्र में आगे आएँ, यहाँ पर काम करें और यहाँ के बच्चों को यहीं पर शिक्षित होने का मौका दें। आपकी भविष्य की योजनाएं कौन कौन सी है? देखिए, भविष्य की योजनाओं की बात करें तो अभी तो मैं युवा हूँ, काफ़ी समय है मेरे पास। मेरी योजना है कि मैं एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करूँ जिसमें जो भी जिस वर्ग के भी जो क्षमताहीन परिवार के बच्चे हैं, जिनको साधन उपलब्ध नहीं हैं और उसके कारण उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनके लिए कुछ काम कर सकूँ, उनके लिए एक ऐसा विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय बना पाऊँ अगर, तो शायद ये मेरे जीवन का अनंतिम लक्ष्य होगा और यही मेरे भविष्य की योजना है। मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। अगर सहयोग रहा सबका, समाज का सहयोग रहा, मेरे बच्चे जो पढ़ के आगे आ रहे हैं उनका भी सहयोग रहेगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, तो शायद मैं अपने जीवन में इस कार्य को कर पाऊँगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपके संदेश से युवा पे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़े? हाँ आलोक जी, देखिए युवा तो आज के बहुत बुद्धिमान है। मैं जो अपने बचपन को सोचता हूँ और जिस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जब मैं उस समय को देखता हूँ और आज के समय को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत पीछे थे। आज के युवा काफ़ी तेज़ और आगे हैं। इसमें शायद टेक्नोलॉजी का भी भूमिका है, मोबाइल युग है ये, तो युवा तो सबल हैं। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, सकारात्मक के साथ कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं और कभी कभी वो भारी हो जाते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि एक देश को क्या चाहिए, एक देश को शिक्षित सुसंस्कृत युवा चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा बढ़ रही है, डिग्री बढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें संस्कार में कमी आ रही है और मैं इस पर बड़ा जोर देता हूँ। मैं बड़ा इस पर विश्वास करता हूँ कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा ईमान कैसा है, हम ईमानदार कितने हैं, क्योंकि यहीं आगे ले दे करके ना समाज में एक अच्छा समाज को संरचना दे पाता है। तो मुझे एक बात बहुत खलती है कि इस देश में या बोले हमारे समाज में जो युवा हैं, उनमें से बहुत सारे युवा रील बनाने और रील देखने में अपना ज़्यादा समय खर्च करते हैं। तो अक्सर मैं अपने बच्चों की बात बोलता हूँ कि हमारी शायद 90% से ज़्यादा आबादी रील देखने में और 50% से ज़्यादा आबादी रील बनाने में लगी हुई है, तो शायद ही हमारी प्रगति में बेड़ी हो जाएगा। तो बाकी तो क्या है कि हम युवाओं के देश हैं। मैं सिर्फ अपनी बात क्यों करूं, हम इस देश की बात करेंगे तो हमारा देश युवाओं का देश है। अगर हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया, नहीं ये 15 साल से लेकर के और ये 45-50 साल तक के जो भी लोग हैं युवा, अगर हमने ईमानदारी से प्रयास किया तो शायद अगले 10 वर्षों में हम दुनिया के सचमुच ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होंगे। युवाओं को मेरा संदेश है कि इन चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से बाहर आइए, अपने जीवन मूल्यों को पहचानिए, अपनी संस्कृति विरासत को पहचानिए और इस देश को सम्मान दीजिए, इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाइए। आप अच्छा माहौल बनाएंगे, आप अच्छा देश बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, तो ले दे करके आप ही का जीवन अच्छा होगा। तो मैं संदेश दूंगा आपको कि आप मेहनतकश बने, ईमानदार बने और चरित्रवान बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बढ़ता भारत न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद। आपको और आपके बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपना बात प्रस्तुत करने का आप लोगों के सामने। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को, आप और आपका चैनल दिन रात प्रगति करे, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक्स।